पर्दे के पीछे से नहीं, अब सोनिया गांधी खुलकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ कश्मीर में अलगाववाद की सियासत करेंगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि गुपकर डिक्लेरेशन पर कांग्रेस पहले से ही हस्ताक्षर कर चुकी है, लेकिन जिस दिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन का गठन हुआ, उस बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई थी। इसमें सीपीआईएम पहले से शामिल है। कश्मीर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा वे पार्टी के केंद्रीय आलाकमान से सलाह मशवरा करने के बाद गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन यानी PAGD में शामिल होने पर विचार करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का एक साझा मंच होना चाहिए। आपको बता दें कि PGDA का मुख्य उद्देश्य कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी कराना है और जिस तरह से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के कब्जे में जम्मू कश्मीर पहले था, उसी तंत्र को लागू करना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर गठबंधन की 2 बैठकों से नदारद रहे। हालांकि उन्होंने पिछले साल 4 अगस्त को गुपकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मीर ने कहा कि 15 अक्टूबर को गठबंधन की पहली बैठक के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और 24 अक्टूबर को दूसरी बैठक के वक्त वे कश्मीर में थे ही नहीं। पार्टी मुख्यालय पर मीर ने कहा कि JKPCC पार्टी के केंद्रीय आलाकमान से सलाह मशवरा करने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लेंगी। उन्होंने कहा कि जब पहली बैठक हुई तब तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरी बैठक बहुत कम समय में बुलाई गई थी। राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कांग्रेस को केंद्रीय आलाकमान से इन मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। मुझे जब बैठक से मात्र 3 घंटे पहले सूचना दी गई थी तब मैं श्रीनगर में भी नहीं था। मीर ने कहा कि उन्होंने PAGD की बैठक टालने को कहा था क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार चुनाव में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हमने उनसे 10 नवंबर के बाद बैठक करने को कहा क्योंकि हमें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी होती है जो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन वे नहीं माने, इसलिए मेरे लिए उस दिन बैठक में शामिल होना संभव नहीं था। मीर ने कहा कि पिछले साल सरकार द्वारा 5 अगस्त को लिए गए निर्णय पर गुपकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों की चिंताएं एक समान हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के दौरान प्रयोग किए जाने वाली भाषा के स्तर में अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य चिंताएं वही हैं। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में मैं पार्टी की कश्मीर नीति समूह में इस मामले को उठाऊंगा और आला कमान जो भी फैसला लेगा उसी दिशा में काम करूंगा। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए विवादित बयान की ओर इशारा करते हुए मीर ने कहा, हालांकि ये पूर्ववर्ती राज्य के लोगों के लिए राजनीतिक लड़ाई है। किसी भी भाषा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम देश के अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। बिजली के बढ़े बिलों की समस्या को लेकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के बजाय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलना जरूरी समझा। ये बात शिवसेना को अच्छी नहीं लगी और शायद वह भी अच्छी नहीं लगी होगी जब राज्यपाल ने राज ठाकरे को शरद पवार से मिलने की सलाह दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी राज ठाकरे को यही सलाह दी थी कि उद्धव ठाकरे तो नाम के सीएम हैं, काम के सीएम शरद पवार हैं, इसलिए किसी बात के लिए उनसे मिलना फायदेमंद है। शिवसेना को यह बात इतनी चुभी कि आम आदमी पार्टी की बिजली की समस्या को लेकर राज ठाकरे की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। असल में जब भी उद्धव ठाकरे के निकम्मेपन की बात होती है, शिवसेना उसे महाराष्ट्र का अपमान बता देती है। संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि जब राज्य के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अधिकार है, ऐसे में लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं जबकि राज्यपाल के पास कार्यकारी के अधिकार ही नहीं है। ऐसे में भला राज्यपाल से मिलने का क्या मतलब है। इस मुलाकात को राउत ने महाराष्ट्र का अपमान बताया। पुणे में संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के वक्त राजनीति का केंद्र मुंबई था, लेकिन अब पुणे हो गया है। गौरतलब है कि शरद पवार का गृह जिला पुणे है और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य पुणे शहर में ही रहते हैं। पवार का अधिकांश समय भी पुणे में ही गुजरता है। राजनीतिक और कारोबारी केंद्र शरद पवार का पुणे ही रहा है। अब शिवसेना के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति का केंद्र मुंबई नहीं पुणे बन गया है। संजय राउत ने शरद पवार की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि शरद पवार एक लोक नेता हैं। अगर उनकी सलाह पर महाविकास अघाड़ी सरकार चलती है, किसी के पेट में क्यों दर्द होता है। राउत ने याद दिलाया कि जब राज्य में शिवसेना भाजपा युति की सरकार थी, तब भी आरोप लगाए जाते थे कि सरकार बाला साहेब चला रहे हैं। एनसीपी शिवसेना कांग्रेस की सरकार को अगले महीने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है।
इस पर राउत ने कहा कि ये सरकार जब बनी थी तब से ही ये कहा जा रहा है कि ये सरकार नहीं चलेगी। देखिए, अगले महीने इस सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जो लोग महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं वे इंतजार करते रहें। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आते ही मनसे ने राउत पर हमला बोल दिया। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्विटर पर संजय राउत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात वाली एक तस्वीर पर ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करते संजय राउत। उस तस्वीर में राज्यपाल कोश्यारी के सामने संजय राउत नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए और ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र के नेताओं की वजह से वे सीएम बने बैठे हैं, नहीं तो दिल्ली दरबार उनके सख्त खिलाफ है और वो उद्धव ठाकरे को सीएम पद पर नहीं देखना चाहती। अशोक चौहान के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव कांग्रेस शासित नगर निगमों को फंड नहीं देते हैं। मराठवाड़ा में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पूर्व सीएम अशोक चौहान परभणी पहुंचे। चौहान ने कहा, कांग्रेस शासित नगर निगमों में मुख्यमंत्री से पैसा नहीं मिलता, इसलिए नांदेड़ को भी फंड नहीं मिला। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रयास से इसे धन मुहैया करवाया है। चौहान ने आगे कहा, मेरा मानना है कि सत्ता में रहते हुए क्षेत्र का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र में कोरोना के लिए तय की गई राशि का सिर्फ 30% ही मिला। हम चाहते हैं कि मराठवाड़ा के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। अशोक चौहान ने यह भी खुलासा किया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली के कांग्रेस नेता शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की जिद के कारण महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन बना और उद्धव को मुख्यमंत्री चुना गया। मतलब साफ है, अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे को जता दिया कि वे उन जैसे नेताओं की कृपा से ही सीएम बने बैठे हैं, नहीं तो दिल्ली दरबार में उन्हें सीएम बनने ही नहीं देते। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता दुविधा में थे कि शिवसेना के साथ गठबंधन करें या नहीं, लेकिन राज्य में कांग्रेस के नेताओं की राय थी कि उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में है। इसके पहले राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस से बिना बात किए सारे फैसले किए जाते हैं। असल में जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है, कांग्रेस के साथ उद्धव का व्यवहार दोयम दर्जे का रहा है। शरद पवार के हाथों की कठपुतली बने उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी सरकार को बचा पा रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी शिवसेना को चुकानी पड़ रही है। अशोक चौहान के आरोप पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अशोक चौहान ने सीएम उद्धव ठाकरे के लिए जो बात कही है वह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अशोक चौहान जिसके बारे में बोल रहे हैं वे सीएम से संबंधित ही नहीं हैं। महानगरपालिका की निधि के मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। दशहरे के भाषण में सीएम उद्धव ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल करवाने के बाद अब सेक्युलर शायर मुनव्वर राणा फ्रांस में हो रही आतंकी घटनाओं को जायज ठहरा रहे हैं। मुनव्वर का कहना है कि अगर कोई हमारी माँ का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम तो उसे मार देंगे। मुनव्वर राणा इन दिनों अपनी शायरी से ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अपनी बातों को सही ठहराने के लिए मुनव्वर राणा एमएफ हुसैन की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की विवादित पेंटिंग्स बनाई तो उस बुजुर्ग शख्स 90 साल के बूढ़े आदमी को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनव्वर राणा को शायद पता नहीं हो, लेकिन एमएफ हुसैन अपनी मर्जी से भारत छोड़कर गया था
और भारत में उसे कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन आज मुनव्वर राणा अपने हिसाब से तर्क गढ़ने लगा और आतंक को जायज ठहराने लगा। MF हुसैन ने जब विवादित पेंटिंग बनाई थी तब वही मुनव्वर राणा चुपचाप बैठा था और तब यही सारे तर्क वो नहीं दे रहा था जो आज दे रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि MF हुसैन इस बात को जान चुके थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। गैर मुल्क में उनकी मौत हुई। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि जब हिंदुस्तान में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है, कोई सजा नहीं होती है, तो फ्रांस की घटना को नाजायज कैसे कहा जा सकता है। मुनव्वर राणा यहीं नहीं रुके, उसने राम मंदिर, अयोध्या सबको लपेटा। मुनव्वर राणा ने कहा कि 470 साल पहले बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने गलती की हो, मजहबी मामले में जिसने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया हो, ऐसे में पूरी कौम को गालियां खानी पड़ी। मैंने ये कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। मुनव्वर ने प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद फैलाने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा। अपने इस विवादित बयान के बाद आज तक के साथ खास बातचीत में मुनव्वर राणा ने कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है और इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैंने फ्रांस की हिंसा को जायज नहीं ठहराया। मेरी बात को आप समझ नहीं पाती या फिर मेरी बात के दूसरे मतलब निकालती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा राणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी ने लखनऊ से कांग्रेस महिला समिति की नई उपाध्यक्ष बनाया है। मुनव्वर राणा की एक और बेटी फौजिया राणा भी कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस में शामिल हुई थीं। मुनव्वर राणा ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं। मुनव्वर राणा ने ये ट्वीट बीजेपी नेता संबित पात्रा को संबोधित करते हुए भारत में रहने वाले लोगों को लेकर लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस में खुद को नरम हिंदूवादी साबित करने की कोशिशों पर शशि थरूर ने करारी चोट की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी लाइट बनने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस जीरो होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के राजनीतिक संदेश का कमजोर रूप पेश नहीं करती है। थरूर ने कहा, कांग्रेस के भीतर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भावना अच्छी तरह से निहित एवं जीवंत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं लंबे समय से ये कहता आया हूं कि पेप्सी लाइट की नकल करते हुए बीजेपी लाइट बनाने के किसी भी प्रयास का परिणाम कोक जीरो की तरह कांग्रेस जीरो होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी रूप में आकर बीजेपी की तरह नहीं है तथा हमें ऐसे किसी का भी कमजोर रूप बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो कि हम नहीं हैं। मेरे विचार से हम लोग ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत और परिपाटी के रूप में खतरे में है तथा सत्तारूढ़ दल इस शब्द को संविधान से हटाने के प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि घृणा फैलाने वाली ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदल नहीं सकती हैं। थरूर ने अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग को लेकर कहा कि धर्मनिरपेक्षता महज एक शब्द है और यदि सरकार इस शब्द को हटा भी देती है तो भी संविधान अपने मूल स्वरूप की वजह से धर्मनिरपेक्ष ही बना रहेगा। कांग्रेस पर नरमवादी हिंदुत्व का सहारा लेने के आरोपों के बारे में थरूर ने कहा, वे समझते हैं ये मुद्दा कई उदार भारतीयों के बीच चिंता का वास्तविक एवं ठोस विषय है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे बीच ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने को बीजेपी का दूसरा रूप नहीं बनने दे सकते। थरूर ने कहा कि कांग्रेस हिंदूवाद और हिंदुत्व के बीच अंतर करती है। हिंदूवाद जिसका हम सम्मान करते हैं वह समावेशी है और आलोचनात्मक नहीं, जबकि हिंदुत्व राजनीतिक सिद्धांत है जो अलग थलग करने पर आधारित है। तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, इसलिए हम बीजेपी के राजनीतिक संदेश का कमजोर रूप पेश नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि मंदिर जाना उनका निजी हिंदुत्व है।
वह हिंदुत्व के नरम या कट्टर किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते हैं। ये पूछने पर कि क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द खतरे में है, उन्होंने कहा, ये महज एक शब्द है। अगर सरकार इस शब्द को संविधान से हटा भी देती है तो भी संविधान धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, सभी नागरिकों के लिए समानता है, ये सभी संविधान के मूल ताने बाने का हिस्सा हैं और एक शब्द को हटा देने से ये गायब नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने और इसके स्थान पर सांप्रदायिकता को स्थापित करने के सम्मिलित प्रयास निश्चित ही हो रहे हैं, जिसके तहत भारतीय समाज में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है।